Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 9 science worksheet number 83. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम एंड मॉलिक्यूल इस चैप्टर में हम बात करेंगे टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की. टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो इस चैप्टर का बेस थीम है, यानी आज की हमारी वर्कशीट है वो काफ़ी ईजी रहने वाली है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is our worksheet number 83. Subject science. Date 8th of Feb 2021. Atom and the molecule, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं अणु या परमाणु. ओके, तो ये क्या होते हैं ये इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो टू लॉज होते हैं, तो क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे. आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ मैटर, यानी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे किसको समझने के लिए, स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ द मैटर, जिसको हिंदी में कह सकते हैं किसी भी मैटर के गुण धर्म को जानने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे. फाइनली जो टू साइंटिस्ट थे वो थे लेवोजियर और दूसरे थे प्रोस्ट, हैव गेव अस टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी हमें दो इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मिले. कैसे मिले? काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिले. किसने दिए? ये हमें दिए थे लेवोजियर और प्रोस्ट ने. ओके, तो ये टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? पहला जो लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन का, पहला लॉज ये कहता है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहला लॉज कौन सा है? फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास है वो कंजर्व रहता है. कंजर्व रहता है कैसे रहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मैटर का जो मास है ना तो वो बढ़ेगा यानी कि वो क्रिएट किया जा सकता, ना ही वो घटेगा यानी कि वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता. वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा. ओके, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक लाइन में कर सकते हैं दैट द मास ऑफ द प्रोडक्ट विल और द मैटर विल रिमेन सेम. ऐसे भी कह सकते हैं ना, सेम रहेगा यानी कि बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सेम ही रहना है. तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, इन अदर वर्ड्स द सम ऑफ द मासेस ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि जो जिन केमिकल कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन से पहले और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, दोनों का टोटल जो होगा वो सेम होना चाहिए, वो सेम रहेगा. ओके, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या कहता है ये? दोबारा से देखिए, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास जो है ऑफ एनी मैटर विल रिमेन सेम बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, वो सेम रहेगा. जैसे इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं दैट सम ऑफ द मासेस ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है जो रिएक्टेंट्स है, आफ्टर दिस रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ जो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड है वो प्रोडक्ट हो गया, तो वो हमेशा एक जैसा रहेगा. ओके, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन के बाद जो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है उसका मास हमेशा एक जैसा रहेगा. ओके, तो सिंपल सा लॉ है ये कहता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास है वो एक जैसा रहता है. तो ये पहला लॉ है. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन. जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंस्टेंट प्रोपोर्शन, इट मीन्स दैट कि जो प्रोपोर्शन है वो भी कंस्टेंट रहता है, सेम ही रहता है. अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि किसी भी हम सब्सटेंस की बात करें तो उसमें जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं, यानी कि उनका रेशो एक जैसा ही रहेगा. अगर वो 1:4 है तो 1:4 ही रहेगा, 1:8 है तो 1:8 ही रहेगा. ओके, यानी कि वो रेशो भी सेम रहता है. जैसे उसकी बात की थी कि मास सेम रहता है, ऐसे यहाँ पर रेशो सेम रहेगा. तो इसे सेकेंड लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन. इन अदर वर्ड्स द रेशो ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज रिमेन द सेम. तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं दैट इन एनी सब्सटेंस, चाहे वो केमिकल रिएक्शन पहले हुआ हो या उससे पहले की बात करें या बाद की बात करें, उसका रेशो एक जैसा रहेगा. जैसे एग्जांपल दिया गया, इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, 9 ग्राम ऑफ वाटर है उसको अगर डिकम्पोज किया जाए, इट विल ऑलवेज लिबरेट
8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये हमेशा इतना ही रेशो रहेगा। तो 2 लॉ हो गए, इजी है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो ये कहता है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल रिमेन सेम बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। सेकंड जो लॉ है, लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, वो ये कहता है कि जो कंस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब जो प्रोपोर्शन है, रेशो है, रेशो ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन सेम, रेशो सेम रहेगा। उसमें मास सेम की बात की जा रही है और इसमें किसकी, रेशो सेम रहेगा, अनुपात जिसको हिंदी में कहते हैं वो सेम रहेगा। क्लियर? तो आसान से 2 लाइनों में हम पूरे के पूरे ये दोनों लॉ है वो समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और डाल्टन महोदय है, इन डाल्टन भाई साहब ने भी काफ़ी कुछ कहा है, तो हम इनके एटॉमिक जो थ्योरी है उसको हम कोरिलेट करेंगे कि कैसे डाल्टन ने भी दोनों जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको प्रूव किया है। जॉन डाल्टन वॉज ए साइंटिस्ट who provided an explanation of both the above laws of chemical combination। 1808 में उन्होंने दोनों जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं उनको एक्सप्लेन किया था। He postulated his theory on the basis of divisibility of matter up to the smallest particle called atom। उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी, जिसको हम एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है क्योंकि उनकी थ्योरी थी वो एटम के ऊपर बेस्ड थी। अब उस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि एवरी मैटर, एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, इज मेड अप ऑफ वेरी थिन पार्टिकल, एटम से बने हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी मैटर है जो वो किससे बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है। ओके, उसके बाद उन्होंने बताया एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि इनको हम और नहीं डिवाइड कर सकते, विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो पहला तो यहाँ से ही क्लियर हो रहा है ना कि इन्होंने भी ये प्रूव किया, जो फर्स्ट लॉ ऑफ जो हमारा पहला लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, उसको उन्होंने यहाँ पे प्रूव किया कि दैट ये जो एटम्स है कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ओके, जो हमारा उसके बाद उन्होंने बताया कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं, एक एलिमेंट के जो भी प्रॉपर्टीज होगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस और केमिकल्स हो गए, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट है तो नेचुरली एक उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होगी। एटम कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, और साथ साथ उन्होंने कहा कि रेशो है वो एक जैसा रहेगा। द रिलेटिव नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कंस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस का जो नंबर या जो टाइप्स की बात करें तो कंस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है। तो दोनों चीज़ें उन्होंने अपने इस एटॉमिक थ्योरी में प्रूव की है। पहली चीज़ उन्होंने प्रूव किया कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता ना इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका प्रोपोर्शन है, रेशो है, वो कंस्टेंट रहता है। सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है उन्होंने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रूव किया। ओके, तो हमें यहाँ पे इन भाई साहब से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया, तो इन्होंने प्रूव किया, ये हम मान लेते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। इन दिस वर्कशीट 5 इजी क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं ये हमें बताना है और एक एग्जांपल भी दे देना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस सिंपल सी बात है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी वो सेम रहेगा। ओके, एग्जांपल के तौर पर द सम ऑफ मासेस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट का जो मास है वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम, यानी कि रिएक्शन से पहले और बाद में सेम ही रहता। तो ये हमें यहाँ पर एग्जांपल देंगे। देन सेकंड क्वेश्चन गिवन टू अस, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, गिवन एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है वो ये कहता है दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं और हमेशा ही रहते हैं। एग्जाम्पल हम देंगे, इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड देन ऑलवेज 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन विल लिबरेट और रिलीज होगी। ओके, तो ये प्रोपोर्शन वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे हम कहीं पर कितने ही एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लें। तो
तो ये है लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन है वो किसी भी सब्सटेंस में सेम रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बोथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमें बताना है कि कैसे डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के बोथ लॉज को समझने में हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक जो थ्योरी है वो क्या कहती है, ईच मटेरियल इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स, की हर मटेरियल वो किससे बना, स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम कहते हैं। एंड ऑल कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एटम्स इन डिफाइंड रेशोज, और जो इनकी कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेट रेशो से बना, यानी कि इनका जो अनुपात है वो फिक्स है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ बोथ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उनका ये बेस बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमें हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बड़ा है आंसर छोटा है। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम 7 ग्राम नाइट्रोजन को कंबाइन कर दें 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ अमोनिया को फॉर्म करने के लिए। ओके, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया। व्हाट विल बी द मासेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये तो हमें दिया गया कि 7 + 3 10 ग्राम हो गए ना, 10 ग्राम अमोनिया होगा। अगर हम 7 ग्राम नाइट्रोजन रखें और हम ले लें 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो हमें बताना है कि मास कितना होगा। तो मास होगा 17 ग्राम। अभी तो हमने पढ़ा था मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो भैया हम प्लस कर सकते हैं इनको। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन को 10 ग्राम हाइड्रोजन से प्लस किया तो 17 ग्राम अमोनिया है वो प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उस पर बेस्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो दिया गया ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल जो कॉम्बिनेशन है उस पर बेस्ड है। इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न किया जाए तो प्रोड्यूस होगा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देन हाउ मच द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 12 ग्राम इज बर्नड इन 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन है वो अगर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से बर्न करें तो ये बताना है कि कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ देखिए 3 + 8 11 ग्राम हुआ जो फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। अब इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ा दिया गया, 3 के 4 टाइम्स 12 हो गया, 8 का 4 टाइम्स 32 हो गया, तो इनको हम प्लस कर देंगे। 32 + 12 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पार्ट ये है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पे आंसर इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा, सेम ही रहा ना, इसको भी 4 टाइम्स इंक्रीज किया, इसको 4 टाइम इंक्रीज किया है, तो आर आंसर इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन है, उस पर बेस्ड है। ओके, तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।